गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है अफीम युद्ध। कि प्राचीन समय से ही चीन संस्कृति, कला और व्यापार की दृष्टि से विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा था। 19वीं सदी की शुरुआत से ही चीन ने पृथकता की जो नीति है उसको अपना रखा था, जिसके अंतर्गत वह किसी अन्य देश से अपना कोई संबंध स्थापित नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सबसे अलग रहना चाहता था। परंतु वह चाहकर भी अपने आर्थिक समृद्धि को यूरोपियों से छिपा नहीं सका था। उसने कोशिश की, परंतु फिर भी वो आर्थिक समृद्धि को छिपा नहीं सका, और इसके अतिरिक्त उसकी जो घनी आबादी भी यूरोपियों का ध्यान आकर्षित कर रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे है? चीन में। क्योंकि उन्होंने अपना माल बेचने के लिए विशाल मंडियों की आवश्यकता थी। चीन की आबादी इस जरूरत को पूरा कर सकती थी, इसलिए यूरोप के अधिकतर देश चीन के साथ व्यापार करना चाहते थे। परंतु चीन इसके लिए तैयार नहीं था कि वह यूरोपियों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करे। उसने कई प्रकार के प्रतिबंधों से विदेशियों को अपने देश में व्यापार करने से रोका हुआ था। अथक प्रयासों के बावजूद भी, मतलब बार बार प्रयासों के बावजूद भी 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक में चीन में यूरोपीय व्यापारियों का आना जाना शुरू हो गया था, और आरंभ में विदेशी व्यापारियों को शहर से बाहर रहकर व्यापार करने की इजाजत दी गई थी, कि आप शहर से बाहर रहकर सिर्फ बंदरगाहों तक ही सीमित रहिए, वहां से ही लेन देन होगा। इस आरंभिक चरण में वे चीन से सिर्फ माल खरीद सकते थे, उनको अपना माल बेचने की इजाजत नहीं थी। इस तरह का व्यापार विदेशों के पूरी तरह प्रतिकूल था, क्योंकि उन्हें अपने देश से सोना चांदी लाने की अनुमति नहीं थी। अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पश्चिमी देशों ने चीन पर साम्राज्यवादी शिकंजे को कसना शुरू किया, और अफीम का व्यापार इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम था। प्रथम अफीम युद्ध 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी की करने में अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम की खेती व्यापक पैमाने पर करवाने लगी थी। जो चीन है उसमें अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखा था। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम की खेती व्यापार जो व्यापक पैमाने पर करवाने लगी थी उसने, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा अफीम पाई जाती थी, जिसके कारण यहाँ पर जो ब्रिटिश है उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे, और यहाँ से ही सबसे ज्यादा अफीम का व्यापार करने के लिए वो अफीम को खरीद कर ले जाते थे। पश्चिमी व्यापारी लगातार इस प्रयास में लगे हुए थे कि चीन में ही बिक्री के लिए किस प्रकार से अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जाएं, और अंग्रेज व्यापारी चीन में अपने व्यापार को अपने अनुकूल रखने के लिए वहां चोरी छिपे अफीम को बेचने लगे। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से चीनी लोगों को अफीम का आदी बना दिया, जिस कारण उनकी अफीम वे चोरी छिपे ऊंचे दामों पर खरीदने भी लगे थे। क्योंकि जब लोग आदी बन जाते हैं, कोई भी व्यक्ति नशे का यदि आदी बन जाता है तो उसको उस जरूरत को पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो चोरी छिपे ले। इसके परिणाम स्वरूप भारत में पैदा होने वाली जो सारी अफीम है वो चीन में ही बिकने लगी। जो भारत में अफीम पैदा हो रही थी वो सीधा पहले ब्रिटेन जाती थी, उसके बाद चीन। परंतु अब क्या हुआ? अब सीधा भारत से चीन संपर्क होने लगा, चीन ही लेके जाने लगे, और चीन के लिए यह दोहरी मार थी, क्योंकि इससे एक तो उसके नागरिकों का पतन हो रहा था, जो लोग हैं वो भ्रष्ट हो रहे थे, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल टोटली खत्म ही हो गए थे अफीम के कारण। तो दूसरा उसका आर्थिक नुकसान भी उसको उठाना पड़ रहा था, वो ज़्यादा मात्रा में उनको खरीदना पड़ रहा था, उनकी आर्थिक जो समृद्धि है वो ख़त्म होती जा रही थी। इस वजह से चीन और इंग्लैंड के मध्य युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। क्या रीजंस थे अफीम युद्ध के? सबसे पहले है विदेशियों पर कठोर प्रतिबंध,
कि आरंभ में चीनी सरकार ने विदेशी व्यापारियों को चीन में घुसने नहीं दिया था, परंतु व्यापारियों के अथक प्रयासों से उन्हें चीन के शहरों से बाहर व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी, जो मैंने अभी बताया था आपके इसमें भूमिका में, कि उनको सिर्फ बंदरगाहों तक ही सीमित रखा गया था, न कि शहर के अंदर घुसने दिया गया था। उन्हें शहरों में आने जाने की इजाजत नहीं थी। चीनी प्रतिबंधों के अंतर्गत वे चीनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, व्यापारी समय से ज्यादा नहीं रुक सकते थे, परिवार के साथ रह नहीं सकते थे, वे कोहोंग मतलब व्यापारिक श्रेणी की मध्यस्थता के बिना व्यापार नहीं कर सकते थे, और व्यापारिक जो सारी शर्तें थी वो चीनी व्यापारी ही तय करते थे। अपनी प्रतिष्ठा के लिए अंग्रेजों के पास युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। सेकंड है अंग्रेज अपराधियों पर चीनी कानून, कि चीनी सरकार ने यह कानून बना रखा था कि यदि कोई अंग्रेज व्यक्ति चीन में कोई अपराध करता है तो उस पर चीनी कानून लागू होगा, उसी के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। 1784 ईस्वी में एक अंग्रेज तोपची पर चीनी नागरिक की हत्या का मुकदमा चलाया गया, जिसमें उसे चीनी कानूनों के अनुसार मृत्युदंड दिया गया। अंग्रेजों ने इसका जबरदस्त विरोध किया और मांग की कि अंग्रेज अपराधी पर अंग्रेजी कानून ही लागू किए जाने चाहिए। उन्होंने अपनी सरकार पर इसके लिए दबाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेज सरकार ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल चीनी सरकार के पास भेजा, परंतु चीनी सरकार ने अपने कानून में कोई भी बदलाव करने की से स्पष्ट इनकार कर दिया, अतः यह घटना भी प्रथम अफीम युद्ध का कारण बनी थी। थर्ड है आपका अफीम के व्यापार का प्रश्न, कि चीन की सरकार अंग्रेज व्यापारियों द्वारा चीनी चोरी छिपे किए जाने वाले अफीम व्यापार को समाप्त करना चाहती थी। जो चीन की सरकार है वो अंग्रेज व्यापारियों द्वारा चोरी छिपे किए जाने वाले जो अफीम व्यापार को समाप्त करना चाहती थी, क्योंकि इससे उनके क्या हो रहे थे, नागरिकों का नैतिक पतन हो रहा था, देश का आर्थिक नुकसान